थ्योरम नंबर 4 नंबर, कल 3 नंबर था। एक संबद्ध प्रदेश जी में फलन एफ जेड के लिए अनिश्चित रेखा समाकलन अनिश्चित समाकल रखने की एक आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध फलन एफ जेड का जी में विश्लेषिक होना है। पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों में एक अचर का अंतर होता है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी फलन है एफ जेड, उसका अनिश्चित समाकल होगा। एफ जेड के अनिश्चित समाकल रखने की आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध फलन एफ जेड का जी में विश्लेषिक होना है। यानी कि यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो उसका अनिश्चित समाकल होगा, यदि और केवल यदि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से सिद्ध करेंगे। मान के चलेंगे एफ जेड का अनिश्चित समाकल फाई जेड है, और हम सिद्ध करेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक है। उल्टा मान के चलेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक है और सिद्ध करेंगे कि इसका अनिश्चित समाकल होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे, दोनों पार्ट से करेंगे इसको। पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रूफ, माना कि फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकल फाई जेड है, जिससे क्या कंडीशन होती है हमारी, फाई जेड इक्वल टू क्या होगा, फाई जेड इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। तब यदि एफ टी का इंटीग्रेशन करने से फाई आ रहा है तो फाई डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, इस प्रांत के प्रदेश के हर एक अवयव के लिए फाई डैश जेड बराबर एफ जेड होगा। इट इंप्लाइज जी के प्रत्येक बिंदु पर फाई जेड का अवकलज एफ जेड है। फाई जेड का अवकलन करने पर एफ जेड आता है। अतः फाई जेड जी में विश्लेषिक है, जिसका अवकलन आ रहा है वो विश्लेषिक है। परंतु एक विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक फलन होता है,
इट इम्प्लाइज फाइव डैश जेड इक्वल टू एफ जेड भी विश्लेषिक फलन है। तो इस तरह सिद्ध हो गया कि यदि एफ जेड का अवकलज विद्यमान है फाइव जेड, तो एफ जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ठीक है। अब इसका उल्टा पार्ट करेंगे। मान के चलेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक है और सिद्ध करेंगे कि फाइव डैश जेड बराबर एफ जेड आता है। ठीक है। तो देखिए, विलोमतः सर सही नहीं दिख रहा। माना कि अब सही हो गया। हो जाएगा। विलोमतः माना कि एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक फलन है। ये मान लिया विश्लेषिक है, तथा हम सिद्ध करेंगे कि एफ जेड का अनिश्चित समाकल फाइव जेड है, अर्थात फाइव डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। तो आपको ये सिद्ध करना है, तो आप फाइव डैश जेड कैसे आएगा? तो देखिए, हम अवकलन की परिभाषा लगाएंगे, क्योंकि फाइव जेड इक्वल टू क्या होता है, डेफिनेशन जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। तब फाइव जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज फाइव जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाइव जेड, घटा देंगे इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। और देखिए, इसकी लिमिट चेंज करते हैं बाद वाले की, जेड जीरो से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन जेड से जेड जीरो एफ टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, लिमिट ए से बी, बी से सी, तो टोटल ए की लिमिट हो जाएगी जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी। ये हो जाएगा फाइव जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाइव जेड। और इसमें हम क्या करेंगे, फाइव जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाइव जेड अपॉन डेल्टा जेड का भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा वन अपॉन डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। कुछ भी नहीं किया, फाइव जेड की जो डेफिनेशन थी उसको यूज करके फाइव जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाइव जेड अपॉन डेल्टा जेड की वैल्यू निकाली है, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया।
ठीक है ना? हाँ रुको सर, उतारने दो। हम्म, ठीक है, मिटा दूं? अब हाँ देखो, सर। ये जो राइट साइड वाला इंटीग्रेशन है ना, सर ये जो कैसे आ समीकरण गया? एक में है। सर ये जुड़ क्या रहा है ना। क्या कह रहे हो? ये ना Z0 से Z प्लस डेल्टा जेड, और प्लस हम्म जेड से Z0। हम्म। फिर इसको डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया? तो ए से बी और बी से सी समाकलन होगा, तो ए से सी लिख देंगे। हाँ। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये पथ पे निर्भर नहीं करता है, ये कल हमने देखा था, ये जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड पे निर्भर करता है। पथ पे निर्भर नहीं करेगा, ये केवल इनको मिलाने वाले बिंदुओं पर निर्भर करेगा। तो हम पथ एक बहुत छोटा सरल रेखा ले लेंगे, क्योंकि पथ कोई भी हो, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए, उपरोक्त समाकल जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, पथ से स्वतंत्र होता है। अतः कैपिटल जी में जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड को मिलाने वाला पथ एक सरल रेखाखंड खंड लेते हैं, जो पूरी तरह कैपिटल जी में स्थित हो। भाई जी के बाहर नहीं होना चाहिए, जी के अंदर ही होना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ जेड कर दें। तो राइट साइड में भी होगा 1/डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी माइनस एफ जेड। अब एक बार ध्यान से देखना बोर्ड पर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये अलग है इंटीग्रेशन, और इसमें से हमने क्या किया, इसको एफ जेड को घटा दिया है। और इसको हम एफ जेड को इंटीग्रेशन के अंदर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन तो टी के सापेक्ष हो रहा है, जेड के सापेक्ष नहीं हो रहा है। तो यदि हम इसको अंदर लेकर के आएंगे, तो 1/डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एफ टी माइनस एफ जेड डी टी। तो देखो क्या हुआ, ये दो इंटीग्रेशन बन गए, ये तो पहले इंटीग्रेशन में था नहीं। तो सेकंड वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्योंकि एफ जेड तो कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो जेड प्लस डेल्टा जेड, और जेड लिमिट हो गई इसकी, तो घटाने पर डेल्टा जेड बचेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो एफ जेड ही आएगा। तो सेकंड वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एफ जेड आएगा।
तो इसलिए उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। चूंकि एफ टी सरल रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु, सर ये कैसे होगा फिर? ये तो लिमिट इसकी भी लग गई है, जेड की भी। हाँ हाँ, तो उसकी लिमिट को सॉल्व कर देखो, देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1/डेल्टा जेड, जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ जेड डी टी, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? तो ये जेड तो कांस्टेंट है, एफ जेड तो तुझे बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? dt का। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, और t पर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ ही तो बना जाएगा सर फिर। तो एफ जेड ही तो आया जो पहले लिखा हुआ था, अच्छा इसलिए फिर। उसको अंदर ले जा सकते हैं। अब जो एफ टी है सरल रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, क्योंकि विश्लेषिक फलन है, तो जी के अंदर ये सतत है। अतः सतत की परिभाषा लगाएंगे। अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड एफ टी माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड टी माइनस जेड लेस देन डेल। अब देखिए आपने क्या किया है, ये एक सरल रेखाखंड लिया है चित्र में, जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड को मिलाने वाला, और टी कोई चर राशि है, तो ये टी माइनस जेड की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? डेल्टा जेड हो सकती है ना? तो स्पष्ट है कि यदि मॉड डेल्टा जेड लेस देन डेल्टा हो जाए, देखिए टी आप जेड यहां पर फिक्स रहेगा, टी आप यहां तक ले सकते हो, इस लाइन पर कहीं भी ले सकते हो टी। तो टी यदि आप अधिकतम ले लेते हो तो जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाता है टी का मान, उस केस में ये डेल्टा जेड आ जाएगा। तो जब डेल्टा जेड का मान डेल से छोटा होगा, तब मॉड एफ टी माइनस एफ जेड का मान क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये हम इस बात में ये कंडीशन इसमें लगा दें इक्वेशन में, जो हमारा इंटीग्रेशन आया था इसमें, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? देखिए मॉड लगा दिया एक तो हमने, फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, दिस इज इक्वल टू 1/डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड और ब्रैकेट एफ टी माइनस एफ जेड डी टी, इसका भी मॉड लग गया। अब राइट साइड वाले मॉड को यदि हम अलग अलग लगा दें सब पे, तो चिन्ह लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/मॉड डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड और मॉड एफ टी माइनस एफ जेड और मॉड डी टी, सब पर अलग अलग मॉड लग जाएगा। इसको कर लो ध्यान से, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे राइट साइड को। तो मॉड एफ टी माइनस एफ जेड को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिख लिया यहां तक? हाँ सर। तो नीचे वाला बता दें। ये रचना नहीं है, ये आज भी आके चली गई वापस। हम्म कल भी नहीं आई थी। तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में? देखिए 1/डेल्टा जेड, इसकी जगह एप्सिलॉन लिख देंगे, तो लेस देन इक्वल टू की लेस देन आ गया, एप्सिलॉन मॉड डी टी, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा मॉड फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड ओवर डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इज लेस देन
एप्सिलॉन ओवर डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड मॉड dt। और मॉड dt का या मॉड dz कुछ भी कहे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पथ की लंबाई। तो इस पथ की लंबाई क्या होगी, जेड से जेड प्लस डेल्टा, सरल रेखा है तो इसकी लंबाई डेल्टा जेड ही होगी। तो ये हो जाएगा, ये मॉड लगा दो। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर मॉड डेल्टा जेड, और पथ की लंबाई भी मॉड डेल्टा जेड आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड ओवर डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन आपने क्या लिया है, एक टेंस टू जीरो हो सकता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन टेंस टू जीरो यदि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, यानी जेड प्लस डेल्टा जेड जेड के पास आएगा, तो लिमिट लग गया। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड ओवर डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड तो जीरो हो गया। जैसे ही आपने लिमिट लगाया तो एप्सिलॉन जीरो पे चला गया। तो इस केस में इस पर लिमिट लगेगा, ये तो लिमिट से फ्री है एफ जेड, और ये जो लिमिट लगेगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ डैश जेड इक्वल टू फाइव डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड का एक अनिश्चित समाकलन फाइव जेड है, अर्थात एफ जेड का एक अनिश्चित समाकलन फाइव जेड है। तो विश्लेषिक मानने से इसका अनिश्चित समाकलन ज्ञात हो जाता है, अर्थात एफ जेड का अनिश्चित समाकल फाइव जेड है। अब हमको इसमें दूसरा पार्ट क्या कहता है, थ्योरम का दूसरा पार्ट कहता है कि यदि फंक्शन के दो अनिश्चित समाकल हैं तो दोनों में जो अंतर होगा वो अंतर एक कांस्टेंट का होगा। दोनों का जो अंतर होगा ना वो एक कांस्टेंट का अंतर होगा, ये बात सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो हम दो अनिश्चित समाकल मान लेंगे फंक्शन के, एफ जेड के दो अनिश्चित समाकल मान लेंगे और सिद्ध करेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ये आदि भी पूछ सकता है, केवल इतनी ही आए एग्जाम में, हो सकता है सेकंड पार्ट ना आए, या केवल सेकंड पार्ट आ जाए कि दो अनिश्चित समाकलनों का अंतर जो होता है वो एक अचर राशि होती है, केवल इतना आ जाए। मिटा दूं नीचे का। ओके ओके मैडम। सर ये अब तो थोड़ा सरल लगने लगा, नहीं तो शुरू शुरू में पढ़ाई में तो बहुत नहीं लगता था हमारे को। नहीं वो तो देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। हाँ ये तो सही है। सेकंड पार्ट इसका करें, सेकंड भाग थ्योरम का। तो माना एफ जेड के दो अनिश्चित समाकल दो अनिश्चित समाकलन फाई जेड तथा साई जेड हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ कि फाई डैश जेड करने पर भी एफ जेड आएगा और साई डैश जेड करने पर भी एफ जेड आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फाई डैश जेड माइनस साई डैश जेड क्या हो जाएगा, जीरो। ये इसका अवकलन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी जेड फाई जेड माइनस डी ओवर डी जेड साई जेड इक्वल टू जीरो। दिस कैन बी रिटन डी ओवर डी जेड फाई जेड माइनस साई जेड। तो किसी संख्या का अवकलन जीरो आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, अचर राशि होगी। फाई जेड माइनस साई जेड इक्वल टू अचर, कांस्टेंट की। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो अनिश्चित समाकलों का अंतर अचर है, अर्थात दो अनिश्चित समाकलों
का अंतर अचर है, यही बात सिद्ध करनी थी। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है। ठीक है, फटाफट से एक थ्योरम और कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस्ड जो अभी अभी हमने थ्योरम किया। बता दूं? हाँ बेटा। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका हेडिंग है सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय। क्या है थ्योरम? 5 नंबर। ये थ्योरम कहता है कि माना एक सहसंबद्ध प्रदेश कैपिटल जी में एफ जेड एक मानी विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, तब ए बी बिलोंग्स टू जी में कोई बिंदु हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए, जहां फाइव जेड एफ जेड का अनिश्चित समाकल है। पथ पे तो निर्भर करता ही नहीं है, ए और बी कोई भी बिंदु हो, तो केवल और केवल किस बात पर निर्भर करेगा कि एफ जेड का अनिश्चित समाकल फाइव जेड है, तो फाइव बी माइनस फाइव आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे प्रूफ, सरल सा है। ये आपको एफ जेड का एक अनिश्चित समाकलन फाइव जेड दे रखा है, एक दूसरा अनिश्चित समाकलन हम मान लें, माना कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन Z0 से जेड एफ टी डी टी। एफ जेड का कोई अनिश्चित समाकल है, तब इसके दो अनिश्चित समाकल हुए, एक एफ जेड एक फाइव जेड। और अभी अभी हमने थ्योरम की थी कि दो अनिश्चित समाकलनों का जो अंतर होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो फाइव जेड माइनस कैपिटल एफ जेड इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के, अचर राशि आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि फाइव जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ जेड प्लस के, समीकरण नंबर 1। यहां से यदि मैं जो प्रूफ करना है फाइव बी माइनस फाइव ए लाना है, तो यहां से क्या होगा, अतः फाइव बी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी प्लस के, तथा फाइव ए इक्वल टू हो जाएगा एफ बी एफ ए सॉरी एफ ए प्लस के। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, एक मिनट, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिए 2। और अब हम इसको आसानी से फाइव बी माइनस फाइव ए निकाल सकते हैं।
तो क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज 5b माइनस 5a, करेंगे तो क्या हो जाएगा, fb प्लस k माइनस fa प्लस k, और ये घट जाएगा तो fb माइनस fa आ जाएगा। 5b माइनस 5a इक्वल टू, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हम बात करें, समीकरण 1 से एफ बी की यदि हम बात करें तो एफ बी क्या होगा, मैंने कहा अपर लिमिट पे डिपेंड करता है, Z0 से B एफ टी डी टी, और एफ ए क्या होगा, Z0 से A एफ टी डी टी। तो यहां से हम 5b माइनस 5a निकालें। सर रुको एक मिनट, सर रुको रुको रुको। चलो हाँ करो हाँ, करो। हो गया, लेकिन कंफर्म कर। इससे ऊपर समीकरण 1 था, बस वो वाली लाइन थी। हाँ नहीं सर, करा चुका है लेकिन नहीं। आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीचे का तो लिख गया, ऊपर का रहने दो, हाँ लिख गया है तो फिर। हाँ, तो ये एफ बी और एफ ए समीकरण 1 से बना लिया हमने, तो एफ बी माइनस एफ ए लाना है हमको। तो एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन Z0 से B एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन Z0 से A एफ टी डी टी। फिर पहले की तरह करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो इंटीग्रेशन Z0 से B एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन A टू Z0 एफ टी डी टी। तो A से B, B से C हो गया इंटीग्रेशन पहले की तरह। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, एफ बी माइनस एफ ए का जो मान है वो आ गया इंटीग्रेशन A टू B एफ टी डी टी। और ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, ये देखिए लिमिट पे डिपेंड करता है, अंदर वाले चर राशि पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड, क्योंकि वो तो रिप्लेस हो जाएगा लास्ट में। तो समीकरण 3 से एफ बी माइनस एफ सॉरी समीकरण 3 से एफ बी माइनस एफ ए किसके बराबर है, 5b माइनस 5a। तो 5b माइनस 5a इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड, जो कि हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा समाकलन का मूल प्रमेय है, इसका इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।